वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और आज हम इसमें देखेंगे सिंपल पेरियोडिक मोशन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बोथ साइड्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल पेरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे एक धागे से फिक्स करके यहाँ पे लटका दिया गया और ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, और इसका मोशन इस डायरेक्शन से यहाँ पर, दूसरा फिर यहाँ से वापस फिर वहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट तक। तो एक पॉइंट के दोनों तरफ जो इसका मोशन है वो पेरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन सिंपल पीरियोडिक मोशन पासिस थ्रू इट्स मीन। ठीक है, यानी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जब गुजरता है तो देखिए, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, ये जो बीच वाली स्थिति है मीन वाली, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं काम करता, एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर आगे है व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज द पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होगी? ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ए और पोजीशन बी जो हैं, ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, तो पोजीशन ए पर हो या बी पर हो उसके बारे में बताया गया है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, काउंटर फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी यहाँ पे, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और जीरो वेलोसिटी होगी। ये इस पोजीशन की बात कर रहा है जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और मीन पोजीशन के बारे में हमने देख लिया था। तो ये रहा आपका सिंपल पेरियोडिक मोशन। अब आगे देखते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो ये क्या होता है कि एन आइडियल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मास सस्पेंडेड बाई अ वेटलेस inextensible, perfectly flexible thread and free to vibrate without friction। ठीक है, इन जनरल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे आइडियल पेंडुलम ऐसा होता है। एंड अप्लाइड पेंडुलम इन द लैब इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ एनी मेटल टाइड विद लाइट एंड थिन थ्रेड विद अ रिजिड बेस। ठीक है, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक रिजिड बेस के साथ में एक पतले और टाइट धागे के साथ एक वेट लटका देते हैं। तो ये लेबोरेटरी में अप्लाइड पेंडुलम होता है। द सॉलिड स्फीयर ऑफ मेडल इज कॉल्ड बॉब। ठीक है, ये जो सॉलिड स्फीयर इस पे लगाते हैं इसको बॉब बोलते हैं। एंड द लेंथ बिटवीन पोजीशन ऑफ सस्पेंशन एंड ग्रेविटी सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है कि जैसे धागे से यहाँ इस पॉइंट से लेकर के जो धागे का ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किसी भी सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो उसके केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। एंड स्विंगिंग टेबल फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आपका पेरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, T इक्वल टू 2π√LG, जहाँ पे L क्या है, ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम और G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, तो देखिए जैसा फार्मूला बता रहा है इसमें क्या है, पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम में हम ऐसे मास लटका रखते हैं, इसके मास का इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ हमने देखी थी यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ सस्पेंशन पॉइंट तक, ये इफेक्टिव लेंथ के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, पीरियोडिक टाइम विल बी इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। ठीक है, अगर हम मतलब जो इफेक्टिव लेंथ है उसको 4 गुना बढ़ा दें तो पीरियोडिक टेबल जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। लेंथ हम 9 गुना बढ़ा दें तो पीरियोडिक टाइम जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। इसी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, जो आपका त्वरण है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पेंडुलम क्लॉक इज कैरिड ऑन द माउंटेन और एनी माइन
जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है। हमने पहले भी पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण वाला, जब हम चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। यहाँ पे जब ये टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √g के, तो जी का मान अगर घटेगा तो टाइम पीरियड का मान बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम पीरियड का अगर मान बढ़ेगा ये, तो ये आपका जो क्लॉक होगी वो धीरे चलेगी, ठीक। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर L जो है वो इन्फिनिटी हो देन द टाइम पीरियड विल बी 84.6 मिनट्स, ओके। 84.6 मिनट होगा, ना कि इन्फिनिटी होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ये सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है, 84.6 मिनट। याद रखिएगा, लेंथ को अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो टाइम पीरियड जो है 84.6 मिनट होगा, ना कि इनफाइनाइट होगा। सेकेंड पेंडुलम के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड नहीं, एग्जाम में एक बार पूछा गया है, याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, ठीक है, 2 सेकेंड, वो सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो इन स्पेस astronauts can't stand straight because there is no gravity or microgravity. In this condition people or object appear to be weightless, ठीक है। भारहीनता वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो यहीं पे प्रतीत होता है। माइक्रोग्रेविटी अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी इन सेवरल वेज। फॉर एग्जाम्पल मसल्स बोन्स कैन बिकम वीकर विदाउट ग्रेविटी। आगे है द आइडिया ऑफ द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये किसने दिया था ये आइडिया, एरिस्टोटल ने, याद रखिएगा। रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। आगे है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। पीसा का पिरामिड के बारे में देख लेते हैं। टिल टुडे वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ बीन फॉलोइंग विद इन द बेस ऑफ दिस टावर, ठीक है। दिस इज वाई इट हैज़ नॉट फॉलन। It is believed that when the tower leans further, the line from its center of gravity passes out of its base, it will fall down, ठीक है। तो बैलेंस का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। जब हमने पूरा पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, तो मैंने बताया था, देखिए बैलेंस करने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। जो पीसा की पिरामिड है वो झुकी हुई है, लेकिन वो क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि जो उसकी वर्टिकल लाइन जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो उसके बेस के अंदर ही है, ठीक है, इसलिए वो नहीं गिरती है। If an object is falling from the above, the weight remains same because the mass of the object and the gravity remains unchanged. Mass of a body doesn't change with respect to gravity, ठीक है। It is the weight that changes due to increase or decrease in gravity. So the mass of the body will remain as same as on moon as it was on earth, ठीक है। ये हम जानते हैं, केवल भार में चेंज होता है, क्योंकि देखिए भार का फॉर्मूला होता है W = mg, जो कि आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास तो हर जगह सेम होगा। जो आदमी और पृथ्वी पे जिसका मास जो है 5 किलो है, चंद्रमा पर भी उसका मास 5 किलो होगा। हमने पहले भी देखा हुआ है कि चंद्रमा पे कोई व्यक्ति है, उसका जो वेट है वो अर्थ पे उसके वेट का 1/6 होता है। जैसे किसी व्यक्ति का भार जो है वो अर्थ पे अगर 6 है, ठीक है, तो मून पर 1 होगा, ओके। तो जो मास है वो अनचेंज रहता है और जो वेट है वो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता के बारे में देख लेते हैं। वॉज द ग्रेट 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट भीनमल in Rajasthan. He was best known for his Brahmasphuta Siddhanta, ठीक है, in which he declared that all the things gravitate to earth, ठीक है, all the things gravitate. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। A solid has definite shape and size. In order to change or deform the shape and size of a body, a force is required, ठीक है। If you stretch a helical spring by gently pulling its end, the length of the spring increases slightly. When you leave the end of the spring, it regains its original size and shape,
ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी सॉलिड हो, उसके पास अपना एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ होता है, और उसमें चेंज लाने के लिए, ठीक है, किसी भी सॉलिड में, जेली या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसमें चेंज लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर वो स्प्रिंग है तो अगर आप इसको खींचते हैं तो उसकी क्या है, लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं तो ये वापस से अपना जो इसका पहले वाला जो शेप है उसको ये रीगेन कर लेगा, ठीक। तो ये हमने देखा। तो आगे इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed, ठीक है, is known as elasticity, and the deformation caused is known as इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे इस पर लगे हुए फोर्स को हटाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन करने की कोशिश करती है, ये गुण, ये प्रॉपर्टी इसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और इस फोर्स को लगने से अगर कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वो कॉज डिफॉर्मेशन इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक। तो इसमें देखिए आगे देखते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट performed experiment on spring and found that the change in the length produced by in a body is proportional to the applied force or लोड। रॉबर्ट हुक ने ये बताया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया स्प्रिंग पे और बताया कि स्प्रिंग में जो चेंज आता है फोर्स लगाने के वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स और लोड के, ठीक। तो और उन्होंने अपना नियम दिया था लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक। और ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे दो टाइप के मैटर बताए गए, एक परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस और दूसरा परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिक और प्लास्टिक, ठीक है। तो देखिए इलास्टिक को देख लेते हैं, मैटर विच रिज्यूम परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इलास्टिक के बारे में देख लेते हैं, मैटर विच रिज्यूम्स परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विड्रॉइंग अप्लाइड फोर्स, ठीक है। वो अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद नॉर्मल स्टेट को, अपने इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेते हैं, वो इलास्टिक मैटर होते हैं, ठीक है। एंड प्लास्टिक मैटर की बात करें तो मैटर विच डजंट रिज्यूम, ठीक है, यानी उनका उल्टा, कि वो फोर्स को हटाने के बाद वो अपना नॉर्मल स्टेट रीगेन नहीं कर पाते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं हमेशा के लिए, वो प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इन रियलिटी की बात करें तो नथिंग इज़ परफेक्ट, इसमें ना ही आपके कोई मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक होता है ना कि परफेक्टली प्लास्टिक होता है, ठीक है। सारे सब्सटेंस, सारे मटेरियल जो हैं इन दोनों के बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है। क्वार्टज फाइबर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक मैटर एंड वैक्स इज़ परफेक्टली प्लास्टिक मैटर। हम लोग वैक्स को परफेक्टली प्लास्टिक और क्वार्ट्ज को परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं, बट इन रियलिटी कोई भी मैटर ऐसे परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है। क्या होता है, यंग मॉडल्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सो दैट फॉर अ गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस द सेम whether the stress is tensile or compressive. The ratio of tensile or compressive stress to the longitudinal strain is defined as Young modulus and denoted by symbol Y. तो स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो यंग मॉडुलस कहलाता है। शियर मॉडुलस की बात करें तो द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेन टू द करस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड द शियर मॉडुलस टू ऑफ द मटेरियल एंड रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। एंड शियर मॉडुलस को ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस की बात करें तो द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक है, डिनोटेड बाय बी। और इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू -p अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज देख लीजिए। इलास्टिसिटी को हम लोग पढ़ चुके हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स बाय अप्लाइंग ऑन अ रिजिड बॉडी इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक आर मेंटेन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स आर टू बी फाउंड फॉर डिफरेंट बॉडीज़। सही बात है, डिफरेंट बॉडीज़ के लिए इलास्टिक लिमिट डिफरेंट अलग अलग होंगी। स्ट्रेस की बात करें तो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मैटर टू चेंज इट्स शेप एंड साइज द इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एवरी सेक्शन, ठीक है।
and this force is try to resume normal state of matter and it known as stress. ठीक, if a force is applied by vertically on a transverse section with area A, तो देन स्ट्रेस क्या होगा इसका, F अपॉन ए, ये स्ट्रेस होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है और इसकी SI यूनिट बहुत कई बार पूछी गई है। स्ट्रेस की SI यूनिट होती है आपका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, और मीटर स्क्वायर एरिया की, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो स्ट्रेस की यूनिट है। स्ट्रेन की बात करें, व्हेन द शेप और साइज ऑफ अ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है एक रेशियो होता है, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक, और स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप का यहाँ बताया गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और वॉल्यूम। ठीक, आगे है आपका हुक्स लॉ, इसको देख लेते हैं। तो इफ द स्ट्रेन इन द मैटर इज नॉमिनल, अप्लाइड स्ट्रेस ऑन द मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप इन इट। The ratio of stress and strain is constant value known as elasticity coefficient। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रेशर क्या होता है, तो स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, और इसमें प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल या फिर सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और इसका डायमेंशन फिर क्या होगा, ml-1 t-2। याद रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया है ml-1 और t-2। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।